Hello everyone, I am Shani Singh and welcome to my channel. Here we are starting the second chapter from Sociology class 12th, and the name of this chapter is The Demographic Structure of the Indian Society, and this video is going to be part 2 from this chapter. So अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे सम थियोरीज एंड कंसेप्ट्स इन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में कुछ थियोरीज और कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी थियोरी पढ़ेंगे? द माल्थेसियन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो माल्थस ने थियोरी दी थी, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, उसको पहले हम समझेंगे कि क्या उनकी थियोरी थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। Amongst the most famous theories of demography is the one associated with the English political economist Thomas Robert Malthus 1766 to 1834। ये इनका वो बताया गया है कि कब उनकी जन्म हुआ था और कब उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे, एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक फेमस थियोरी दी थी। तो माल्थस ने जो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ की थियोरी दी थी वो उन्होंने अपने ऐसे ऑन पॉपुलेशन, एक उनकी किताब थी ऐसे ऑन पॉपुलेशन जो कि 1798 में आई थी, उसमें उन्होंने ये पॉपुलेशन ग्रोथ की थियोरी दी थी। बाद में इस थियोरी की बहुत इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, बहुत सारी इसकी आलोचना भी हुई थी। ही आर्ग्यूड दैट ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट अ मच फास्टर रेट दैन द रेट एट विच द मीन्स ऑफ ह्यूमन subsistences, especially food but also clothing and other agriculture based product can grow। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि मानव की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इवन ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है जितना ज़्यादा तेज़ी से हमारा फूड की ग्रोथ बढ़ रही है। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ज़्यादा हम जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। मतलब जितना हमारे पास खाने को नहीं है उससे ज़्यादा जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि हम गरीबी से ही जूझते रह जाएंगे, हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी और हमारे पास खाने की कमी होती जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने यही चीज़ यहाँ पे कही थी। उन्होंने पूरी अपनी थियोरी इसी पे की थी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, हमारे पास रहने के लिए उतने रिसोर्सेज, जीने के लिए उतने रिसोर्सेज नहीं हो पा रहे हैं जितनी ज़्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और देखो यहाँ पे उन्होंने कहा था देयरफॉर ह्यूमैनिटी इज condemned to live in poverty forever because the growth of agriculture product will always be overtaken by population growth। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमें मतलब एक पावर्टी का श्राप मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और हम हमेशा क्या रहेंगे? गरीब ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो पॉपुलेशन है ना वो किस तरह से बढ़ रही है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसमें हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन का जो राइज है वो किस तरह से हो रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रहा है। जैसे कि 2 × 2 = 4, × 2 × 2 के उसमें बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो मतलब हमेशा हम 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं जितनी हमारी जनसंख्या है उसको। लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो रही है। ठीक है, जैसे 2 + 2 के उसमें हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जबकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है कि 2 को प्लस किया जा रहा है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ग्रोथ है वो कैसे हो रही है? 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6। तो +2 हम करते जा रहे हैं, जबकि पॉपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। ठीक है, तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो रही है बजाय किसके? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ग्रोथ के। तो अगर हम प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन ह्यूमैनिटी के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम कर पाए। ठीक है, तो क्योंकि प्रिवेंटिव चेक्स लेने पड़ेंगे इसके लिए। प्रिवेंटिव चेक्स यानी कि मतलब मैरिज को पोस्टपोन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना पड़ेगा, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं ना कि सब लोग इस चीज़ का पालन करें। तो इसी वजह से माल्थस को विश्वास था कि पॉजिटिव चेक्स होने चाहिए। पॉजिटिव चेक्स क्या है कि नेचर खुद ही समय समय पे ऐसी स्थितियां उत्पन्न करती है जिससे जनसंख्या क्या होती है? कम हो जाती है। जैसे पॉजिटिव चेक्स का मतलब ही है प्राकृतिक उपाय। तो प्राकृतिक उपाय किए जाते हैं प्रकृति द्वारा, पॉजिटिव चेक्स लिए जाते हैं प्रकृति द्वारा, और वो क्या करती है?
खुद ही ऐसी चीज़ें ला देती है, जैसे फेमाइन आ गया, अकाल आ गया, डिजीज़ आ गई, और इनकी वजह से जनसंख्या खुद ब खुद क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो इम्बैलेंस हुआ था फूड सप्लाई और पॉपुलेशन के बीच में, वो फिर से बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, तो माल्थस की जो थ्योरी थी ना, ये सही भी थी और काफ़ी लंबे समय तक इसको माना भी गया, लेकिन धीरे धीरे बाद में बेसिकली यूरोप में इनकी थ्योरी को चैलेंज किया जाने लगा, और ये कहा जाने लगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब पॉपुलेशन अगर बढ़ भी रही है तभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है, ज़रूरी नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आए, ज़रूरी नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ने पे फूड सप्लाई में कमी आए। ठीक है, तो ये कहा गया कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि पॉपुलेशन ग्रोथ का बुरा असर ही पड़े इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, उसका अच्छा असर भी पड़ सकता है, और इसको बाद में कई सारे थियोरिस्ट ने प्रूव भी किया। However, the most effective refutation of his theory was provided by the historical experience of European country. तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, यूरोप के जो थियोरिस्ट थे उन्होंने माल्थस की थ्योरी को चैलेंज किया। The pattern of population growth began to change in the latter half of 19th century, and by the end of the first quarter of 20th century, these changes were quite dramatic. तो देखो हुआ क्या, अब जो माल्थस की थियरी थी ना वो धीरे धीरे गलत साबित होने लगी थी। अब हुआ क्या कि जो 19th सेंचुरी का लेटर हाफ था, यानी 1850 के बाद वाली चीज़ें हुई, और 20 सेंचुरी का जो फर्स्ट क्वार्टर था, यानी कि 1925 की बात हो रही है, इस बीच में जो जनसंख्या थी ना उसमें कुछ ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिले। इस समय क्या हुआ था कि बर्थ रेट जो थी वो क्या हो चुकी थी, कम हो चुकी थी, एंड आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस वर बीइंग कंट्रोल, और जो डिजीजेस थी ना उनको भी कंट्रोल कर लिया गया था। मतलब ऐसे नियम आ गए थे, ऐसी चीज़ें हो गई थी जिससे बर्थ रेट भी क्या हो गई थी, थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई थी, और जो डिजीजेस थी उनको भी कंट्रोल में ला लिया गया था। और यहाँ पे माल्थस का प्रिडिक्शन जो था ना वो फॉल्स प्रूव हो गया था। क्यों? क्योंकि फूड प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा था, बजाय किसके, जनसंख्या के ग्रोथ के बावजूद भी। मतलब जनसंख्या में तो ग्रोथ हो ही रही थी, लेकिन साथ साथ फूड प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा था, लोग अच्छे तरीके से जीवन जी रहे थे। ऐसा नहीं था कि लोग गरीबी में जी रहे थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, ग्रोथ के बावजूद भी लोगों का जीवन स्तर अच्छा था और वो काफ़ी अच्छे तरीके से जी रहे थे, फूड प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। माल्थस वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय लिबरल and Marxist scholars for asserting that poverty was caused by population growth। और फिर बाद में इनको और क्रिटिसाइज किया गया लिबरल्स द्वारा और मार्क्सिस्ट द्वारा। इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि पावर्टी का कारण सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि पावर्टी का वजह नहीं है खाली, इसके लिए और भी कारण हैं। अब ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे माल्थस को, इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि पावर्टी की वजह या भूखे रहने की वजह क्या है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो सभी को एक जैसे नहीं मिले हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। इसकी वजह से ही हम लोग क्या है, गरीबी में हैं। गरीबी का कारण पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज है ना, कभी आपने देखा होगा कि किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्सेज है, और किसी के पास एकदम रिसोर्सेज नहीं है, वो बहुत गरीब है। तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो कारण है गरीबी का, पॉपुलेशन ग्रोथ उसका कारण नहीं है। An unjust social system allowed a wealthy and privileged minority to live in luxury while the vast majority of the people were forced to live in poverty। तो इस वजह से एक जो हमारा सोशल सिस्टम है ना वो इतना अनजस्ट है, इतना अन्याय हो रहा है कि कुछ जो वेल्थी लोग हैं, कुछ जो रिच पीपल है, वो संख्या में तो कम है लेकिन वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो क्या है, वो उनके पास रिसोर्सेज इतने कम हैं कि वो पावर्टी में रह रही है, गरीबी में रह रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड थियरी है वो है द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। Another significant theory in demography is the theory of demographic transition. This suggests that population growth is linked to overall level of economic development and that every society follows a typical pattern of development related population growth। तो ये थियरी यह सजेस्ट करती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हर लेवल से संबंध है।
ठीक है। और हर सोसाइटी एक पैटर्न फॉलो करती है इकोनॉमिक पॉपुलेशन ग्रोथ का। ठीक है, मतलब जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसी तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी उसका असर पड़ता है। तो 3 बेसिक फेजेस हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ की 3 स्टेजेस बताई गई हैं। तो पहले स्टेज में बताया गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ उन जगह पे लो होती है जो सोसाइटी अंडर डेवलप्ड होती हैं और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होती हैं, मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं। वो सोसाइटी में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना वो लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि यहाँ पे देखो जो डेथ रेट है वो भी हाई है और बर्थ रेट भी हाई है, मतलब जितना लोग जन्म ले रहे हैं उतने लोग तेज़ी से मर भी रहे हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ का रेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लो है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के बाद सीधा यहाँ पे लास्ट स्टेज की बात की गई है, क्योंकि जो सेकंड स्टेज है ना वो ट्रांजिशन की स्टेज है, तो उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। लास्ट स्टेज देखो, कुछ सोसाइटी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, तो जब वो डेवलप्ड होती है तो वो अपनी बर्थ रेट को भी कंट्रोल कर लेती है। यहाँ पे बर्थ रेट भी कम होती है, साथ ही साथ इतने ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट है, इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी है, जिसकी वजह से डेथ रेट भी क्या होती है, कम होती है। तो बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोनों को आपने समझा। फर्स्ट स्टेज में क्या था कि सोसाइटी इतनी अंडर डेवलप्ड थी, इतना टेक्नोलॉजिकली पीछे थी कि ग्रोथ रेट क्या थी पॉपुलेशन की, वो कम थी। रीज़न क्या था कि जितनी तेज़ी से लोग जन्म ले रहे थे उतनी तेज़ी से ही लोग मर भी रहे थे। लेकिन जो लास्ट स्टेज आई जिसमें सोसाइटी डेवलप्ड हो गई, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई, तो वहाँ पे क्या हुआ, बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, जिसके चलते पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या है, कम है। अब जो बीच वाला पीरियड है ना वो किसका पीरियड है, ट्रांजिशन का पीरियड है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे बताया है कि बिटवीन दीज 2 स्टेजेस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ मूवमेंट फ्रॉम अ बैकवर्ड टू एन एडवांस्ड स्टेज, एंड दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो बीच की स्टेज है उसको कौन सी स्टेज बोला गया, ट्रांजिशनल स्टेज बोला गया, जहाँ पे हम ट्रांजिशन कर रहे थे, हम बैकवर्ड सोसाइटी से एडवांस सोसाइटी की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी ना उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई था। क्यों? क्योंकि अभी हम धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया था, मेडिकल फैसिलिटी भी धीरे धीरे आने लगी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही थी, बहुत तेज़ी से हो रही थी। बर्थ रेट हाई थी लेकिन डेथ रेट क्या हो रही थी, धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो रही थी, जिसकी वजह से क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी आ गई थी, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो जो ट्रांजिशन वाला स्टेज था उसमें पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ। इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपन्स बिकॉज डेथ रेट्स आर ब्रॉट डाउन रिलेटिवली क्विकली थ्रू एडवांस मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ एंड बेटर न्यूट्रिशन। तो मैंने बताया ना कि ट्रांजिशन वाले पीरियड में क्या था, मेडिकल फैसिलिटी हमारी अच्छी हो गई थी, पब्लिक हेल्थ पे भी हमने ध्यान देना शुरू कर दिया था, डिजीज़ेस को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, लोगों को बेटर न्यूट्रिशन भी मिलता था, जिसकी वजह से डेथ रेट जो थी वो कम हो गई थी। लेकिन बर्थ रेट को अभी हम कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इस वजह से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ की रेट थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। हाउएवर इट टेक्स लॉन्गर फॉर सोसाइटी टू एडजस्ट टू change and alter its reproductive behavior, which was evolved during the period of poverty and high death rates to suit the new situation of relative prosperity and larger life span। तो धीरे धीरे सोसाइटी को बहुत काम करना पड़ा, बहुत समय लगा सोसाइटी को कि वो क्या करे, थोड़ा सा अपने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को चेंज करे और उसको इस तरह से बनाए ताकि वो सोसाइटी के हिसाब से हो, और फिर धीरे धीरे बर्थ रेट को भी कंट्रोल किया जाने लगा। तो जो थर्ड स्टेज आई ना वहाँ पे बर्थ रेट भी कम थी और डेथ रेट भी कम थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट भी क्या होने लगी, कम होने लगी। ठीक है, This kind of transition was effected in Western Europe during the late 19th century and early 20th century। तो ये जो ट्रांजिशन वाला पीरियड था ये यूरोप में कब था, लेट 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद और 1950 के पहले ये चीज़ें वहाँ पे हो चुकी थी यूरोप में। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में।
More or less similar pattern are followed in less developed country that are struggling to reduce the birth rate in keeping with the falling mortality rate. तो जैसे अब ये सारी जो वेस्टर्न कंट्री हैं, वेस्टर्न यूरोप कंट्री हैं, ये कैसी कंट्री हैं? डेवलप्ड कंट्री हैं। यहाँ पे ये लोग अपने थर्ड स्टेज में चल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपने डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों को क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अभी जो डेवलपिंग सोसाइटी है, ठीक है, जो अभी ऐसी सोसाइटी है, ऐसी कंट्री है जो कि उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, ये आज भी अपने ट्रांजिशनल पीरियड में है। आज भी ये स्ट्रगल कर रही हैं कि कैसे ये बर्थ रेट को रिड्यूस करें, ठीक है। और मॉर्टेलिटी रेट तो इनकी ऑलरेडी कम हो चुकी है, अब बर्थ रेट को इनको कम करना है। और इंडिया भी उसी पीरियड में है, ट्रांजिशनल पीरियड में ही है, जहाँ पे इसने अपने मेडिकल फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट किया है, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ पे ध्यान दिया है। तो यहाँ पे डेथ रेट तो कम हुई है, लेकिन अभी भी इसको बर्थ रेट पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि इन इंडिया टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज नॉट येट कम्प्लीटेड। अभी भी हम ट्रांजिशन वाले पीरियड में ही हैं। एज द मॉर्टैलिटी रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बट द बर्थ रेट हैज़ नॉट बीन ब्रॉट डाउन टू द सेम एक्सटेंट। तो डेथ रेट को, मॉर्टैलिटी रेट को तो हमने रिड्यूस कर लिया है। मॉर्टैलिटी रेट मतलब डेथ रेट, कितनी तेज़ी से आप मर रहे हो, क्या मतलब वो है लोगों के मरने का रेट क्या है, पर 1000 पे कितने लोग जो है मर रहे हैं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है मॉर्टैलिटी रेट में। तो मॉर्टैलिटी रेट को तो हमने रिड्यूस कर लिया है, लेकिन बर्थ रेट को अभी हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन कंसेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स, कि कैसे हम डेमोग्राफिक कंसेप्ट्स को इंडिकेट करते हैं। तो देखो, हमने बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट्स तो पढ़े ही, लेकिन जो जो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं ना, वो रेट्स और रेशियोज़ में एक्सप्रेस किए जाते हैं, और इनमें 2 तरह के नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मान लो अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह का लिटरेसी रेट देखना है, तो हम किस में देखेंगे? 1000 में ही देखेंगे। हम कोई भी चीज़ 1000 में ही देखते हैं। कोई भी नंबर हमको देखना होता है, कोई भी रेट देखनी है, डेथ रेट देखनी है, बर्थ रेट देखनी है, मेल और फीमेल का अगर हमको देखना है कि कितना मेल पे कितने फीमेल हैं, तो वो भी हम 1000 पे ही देखते हैं। 1000 मेल मानेंगे, उस पर जितनी फीमेल की संख्या है वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर कहीं का हमने लिटरेसी रेट देखना है, तो हम 1000 पे देखेंगे। मान लो 1000 पे 940 लोग क्या है, लिटरेट हैं, तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। 1000 हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड नंबर हो जाएगा। 940 क्या होगा? वहाँ का कैलकुलेटेड नंबर होगा, जो हमने 1000 पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि वन ऑफ दीज नंबर इज़ द पर्टिकुलर स्टैटिक दैट हैज़ बीन कैलकुलेटेड for a specific geographical administrative unit. The other number provide a standard for comparison. तो ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नंबर होता है जिसके थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं, जो कि 1000 है, और दूसरा जो है वहाँ का जो हम काउंट करते हैं, कैलकुलेटेड नंबर है, वो होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि द बर्थ रेट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ पर्टिकुलर एरिया, एन एंटायर कंट्री, अ स्टेट, अ डिस्ट्रिक्ट और एन टेरिटोरियल यूनिट। तो अगर हमें किसी जगह का बर्थ रेट देखना है, तो वहाँ पे हम टोटल लाइफ बर्थ्स को देखते हैं कि पर 1000 बच्चों में कितने ज़िंदा बर्थ हैं, मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि लाइव हैं, जो बर्थ जो है ज़िंदा बर्थ हुई है। जैसे बहुत बार होता है ना कि बर्थ के टाइम पे बच्चे मर जाते हैं, तो उनको काउंट नहीं करना है, लाइव बर्थ को काउंट करना है। तो इसी को हम बर्थ रेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही देखो, यही चीज़ बताई गई है कि द बर्थ रेट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ पर्टिकुलर एरिया during a specified period divided by the total population of that area in 1000। तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसको हम 1000 के रूप में, एक स्टैंडर्ड के रूप में ले लेते हैं, और जितना भी 1000 पे लोग जन्मे हैं, लाइव बर्थ हुई हैं, उनको हम ले लेते हैं, वो हमारा कैलकुलेटेड नंबर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे डेथ रेट का भी एग्जाम्पल दिया गया है कि डेथ रेट में भी हम 1000 पॉपुलेशन पे देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो मर रहे हैं किसी गिवन एरिया में, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। दीज स्टैटिक्स डिपेंड ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ बाय द फैमिलीज इन विच दे अकर। तो जहाँ भी बर्थ हुए होते हैं, डेथ हुई होती हैं, वहाँ जो फैमिली, मतलब जिन भी फैमिलीज़ में ये चीज़ें हुई होती हैं, उन फैमिलीज़ की रिपोर्ट के हिसाब से ये डेटा बनाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है।
In fact, the most country including India, people are required by law to report births and deaths to the appropriate authority, the local police station or primary health center in the case of villages, and the relevant municipal office इन द केस ऑफ टाउन एंड द सिटीज़। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर गांव की बात करें तो गांव के लोग क्या करते हैं, जितनी भी डेथ या बर्थ हुई होती है उनके यहाँ, वो उसकी सूचना लोकल पुलिस स्टेशन या पीएचसी में देते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। लेकिन अगर हम टाउन्स की बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो ये अपने म्यूनसिपल ऑफिस में इसकी सूचना देती हैं। लेकिन हर फैमिली को ये करना होता है कि वो अपनी बर्थ और डेथ की मतलब अपनी फैमिली में जितने भी लोगों की बर्थ हो रही है या डेथ हो रही है तो उसकी सूचना उनको किसी न किसी अथॉरिटी को देनी ही है। The rate of natural increase or the growth rate of population refers to the difference between the birth rate एंड द डेथ रेट। तो देखो जो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ है या जो ग्रोथ रेट है वो किससे रेफ़र किया जाता है, वो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का। मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट को जब आप माइनस करोगे ना तो जो डिफरेंस आएगा वही होता है नेचुरल इंक्रीज़ या ग्रोथ रेट। when this difference is zero, then we say that the population has stabilized। तो अगर डिफरेंस ज़ीरो है, मतलब अगर ग्रोथ रेट अगर आपका ज़ीरो आ रहा है, अगर हम बर्थ रेट और डेथ रेट को माइनस कर रहे हैं तो ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो गई है, स्टेबलाइज हो गई है। ना ज़्यादा डेथ हो रही है, ना ज़्यादा बर्थ हो रही है, ठीक है, मतलब एक लेवल में चल रही है, स्टेबलाइज हो गई है। और has reached the replacement level, which is the rate of growth required for new generation to replace the older ones that are dying। और अगर हम रिप्लेसमेंट लेवल की बात करें तो जो ये रिप्लेसमेंट रेट होता है ये क्या होता है, ये बताता है कि कितने नए जनरेशन के लोगों की ज़रूरत है पुराने के ऊपर। मतलब ओल्डर वंस को रिप्लेस करने के लिए कितने नए लोगों की ज़रूरत है, नई बर्थ की ज़रूरत है, उसको हम रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। Sometimes societies can experience a negative growth rate, that is their fertility levels are below the replacement rate। तो कभी कभी कुछ सोसाइटी ऐसी होती हैं जहाँ पे ग्रोथ रेट कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो रिप्लेसमेंट रेट है ना उससे कम हो जाता है फर्टिलिटी लेवल। मतलब जितना रिप्लेसमेंट चाहिए अगर फर्टिलिटी उससे कम है तो कैसे ग्रोथ रेट नॉर्मल रहेगा, तो ग्रोथ रेट कम होता जाएगा ना। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा फर्टिलिटी लेवल हो गया है तो इसका मतलब जो ग्रोथ रेट है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। This is true of many countries and regions in the world today, such as Japan, Russia, Italy and Eastern Europe। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन जो ये फर्टिलिटी लेवल जिसका कम है, वैसी सिचुएशन कहाँ देखने को मिल रही है, जापान, रशिया और इन सारी कंट्रीज़ में। ऑन द अदर हैंड सम सोसाइटीज़ एक्सपीरियंस वेरी हाई ग्रोथ रेट। और कहीं कहीं पे अभी हमने पढ़ा ना जो ट्रांजिशनल पीरियड में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है, ग्रोथ रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है। The fertility rate refers to the number of live births per 1,000 women in the childbearing age group, usually taken to be 15 to 49 years। तो 1,000 वुमेन पे देखा जाता है कि कितनी ऐसी वुमेन हैं जो कि बच्चे को बियर कर सकती है, कितनी वुमेन ऐसी हैं जो कि 15 से 49 ईयर्स के बीच में हैं। तो इनके अंदर देखा जाता है क्योंकि इन्हीं में तो फर्टिलिटी होगी। तो फर्टिलिटी रेट निकालने के लिए हम 1000 में से ये देखते हैं कि कितनी वुमेन है जो 15 से 49 ईयर्स के बीच में है। बट लाइक द अदर रेट डिस्कस्ड ऑन द प्रीवियस पेजेस, दिस इज़ अ क्रूड रेट। It is a rough average for an entire population and does not take account of differences across age groups। तो ये जो है ना ये एक मतलब क्रूड रेट है। मतलब यहाँ पे हम पूरी पॉपुलेशन को का एक एवरेज लेते हैं। पूरी पॉपुलेशन को हम एक साथ नहीं देख सकते ना, तो हम 1000 पे ही देखते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हम पूरी तरह से एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या बर्थ रेट है या क्या कोई भी रेट है, क्या फर्टिलिटी रेट है, क्या डेथ रेट है, ये हम एग्जैक्ट
नहीं बता सकते, ठीक है। तो सभी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें हो सकता है 15 to 49 में भी अगर है तो बहुत सारी विमेन होंगी जिनकी चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। हो सकता है कुछ वुमेन ऐसी हों जो 15 से 49 के बीच में हों लेकिन वो चाइल्ड बियर न कर पाती हों। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। Differences across age group can sometimes be very significant in affecting the meaning of indicators. तो जो एज ग्रुप्स में डिफरेंसेस है ना, इसका असर इंडिकेटर्स की मीनिंग पे पड़ता है। मतलब इंडिकेटर्स को थोड़ा सा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी वजह से जो डेमोग्राफर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एज स्पेसिफिक रेट्स को क्या करते हैं, अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वुमेन 15 से लेके 49 की एज में है तो उसका जो फर्टिलिटी है वो अच्छा ही हो, ठीक है। यहाँ पे बस हम 1000 पे इन वुमेन को काउंट करते हैं, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। द इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज़ बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्ड्स। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, वो कैसे निकाली जाती है, 1000 लाइव बर्थ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल की उम्र को पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं। तो उन बच्चों की संख्या 1000 लाइव बर्थ पे बताई जाती है। इसी तरह से जब हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि 1000 लाइव बर्थ्स पे कितनी ऐसी वुमेन हैं जो कि क्या होती हैं, मरती हैं। मतलब जितनी लाइव बर्थ हुई उसमें कभी कभी देखते हैं ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे मदर्स भी क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो 1000 लाइव बर्थ पे कितनी माएँ ऐसी हैं जो कि क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर जगह का इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ क्या है, बैकवर्डनेस ज़्यादा है, पावर्टी ज़्यादा है, और हो सकता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट इतना अच्छा ना हो। तो इसी वजह से अगर, और हो सकता है वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी ना हो, अवेयरनेस ना हो, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो ये किस चीज़ को दिखाती है, गरीबी को दिखाती है, बैकवर्डनेस को दिखाती है, साथ ही साथ एजुकेशन का अभाव है ये भी दिखाती है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो कहीं की जनसंख्या से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ की पूरी सिचुएशन को भी पता लगा सकते हैं। वन कंसेप्ट विच इज़ समवॉट कॉम्प्लिकेटेड इज़ दैट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या होती है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। दिस रिफर्स टू द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। मतलब कितना एज तक एक पर्सन सर्वाइव कर रहा है उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, कि कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक पर्सन को सर्वाइव करना ही चाहिए। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ऑन एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स इन अ गिवन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, डेथ रेट्स को देखते हैं कि किस एज पे लोग मर रहे हैं, उनका डेटा निकाला जाता है और उसके बेसिस पे ही ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई जाती है। उसके बाद है सेक्स रेशियो। ये कैसे पता चलता है, आपको पता है 1000 मेल्स पे हम देखते हैं कि कितनी फीमेल्स हैं। यही हम करते हैं हिस्टोरिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हैज़ बीन फाउंड दैट देयर आर स्लाइटली मोर फीमेल्स दैन मेल इन द मोस्ट कंट्रीज़। बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फीमेल की संख्या मेल से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन कई कंट्रीज़, ज़्यादातर कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे फीमेल्स की संख्या मेल से कम है। तो इसी वजह से हम 1000 मेल्स पे देखते हैं कि कितनी फीमेल हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो फीमेल है ना, जनरली उनकी संख्या ज़्यादा ही होनी चाहिए मेल से। क्यों? क्योंकि इफ़ डिस्पाइट दिस फैक्ट द सेक्स रेशियो इज़ समवॉट इन फेवर ऑफ फीमेल्स, दिस सीम्स टू बी ड्यू टू 2 रीज़न। तो 2 रीज़न है जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। पहला तो ये कि गर्ल बेबीज़ अपीयर टू हैव एन एडवांटेज ओवर बॉय बेबीज़ इन टर्म ऑफ रेसिस्टेंस टू डिजीज़ इन इन्फेंसी। तो जब छोटे होते हैं ना बच्चे, तो उस समय डिजीज़ को रेसिस्टेंस करने की क्षमता, डिजीज़ से बचने की क्षमता
जो लड़की है उसमें ज़्यादा होती है लड़के की अपेक्षा। तो ये पहला रीज़न है कि जिसकी वजह से कहा जाता है कि फीमेल्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, एट द अदर एंड ऑफ द लाइफ साइकिल वुमेन हैव टेंडेड टू आउटलिव men in the most societies so that there are more older women than men। बहुत सारी सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा कि बूढ़ी औरतें ज़्यादा होती हैं, बूढ़े आदमी कम होते हैं। तो ये भी मतलब कहा जा सकता है कि जो औरतें हैं ना वो ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहती हैं। तो ये भी रीज़न है कि औरतों की संख्या, फीमेल की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। The combination of these two factors lead to a sex ratio of roughly 1050 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन मोस्ट कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह से अगर ये दोनों फैक्टर्स को हम ध्यान में रखें तो दो फैक्टर्स कौन से, कि पहला तो कि गर्ल जो चाइल्ड है वो ज़्यादा डिजीज़ से बच सकती है, दूसरा जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहती हैं मेल्स की अपेक्षा। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ध्यान में रखें तो हमारा जो रेशियो होना चाहिए ना वो 1000 मेल्स पे फीमेल्स का 1050 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाउएवर इट हैज़ बीन फाउंड that the sex ratio has been declined in some country like China, South Korea and especially India। तो इंडिया में की हम बात करें स्पेशली तो यहाँ पे डेथ रेशियो जो है ना बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, गिर रहा है। मतलब यहाँ पे 1000 मेल्स पे फीमेल्स की संख्या क्या है, कम है। This phenomena has been linked to prevailing social norms that tend to value males much more than females, which lead to son preference and the relative neglect of गर्ल बेबीज़। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों इतना अच्छा हमारे पास कैपेसिटी होने के बाद भी हम मतलब इतना क्या लड़कियां क्या कर सकती हैं, मतलब डिजीज़ से भी बच जाती हैं और आदमियों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा दिन तक भी जीती हैं। इन दोनों चीज़ों के होने के बावजूद भी कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसी हैं जहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितनी मेल्स को दी जाती है। सन प्रेफरेंस ज़्यादा है, मतलब लोगों को लड़का चाहिए, जिसकी वजह से गर्ल्स बेबीज़ को क्या किया जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है। जो जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनकी संख्या क्या होती जा रही है, 1000 मेल्स पे कम होती जा रही है। The age structure of the population refers to the proportion of persons in different age groups relative to the total population। तो एज स्ट्रक्चर को कैसे पता किया जाता है, इसमें हम ये देखते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में कितने लोग हैं। The age structure changes in response to changes in the level of development and the average life expectancy। तो ये जो एज ग्रुप में चेंजेस है ना, ये किसके बेसिस पे आते हैं, डेवलपमेंट के बेसिस में आते हैं। मतलब डेवलपमेंट का असर पड़ता है एज ग्रुप्स में पॉपुलेशन को लेकर, मतलब कितने एज के लोग ज़्यादा हैं, कितने एज के लोग कम हैं, इस पे किसका असर पड़ता है, डेवलपमेंट का असर पड़ता है और साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का असर भी पड़ता है। Initially, poor medical facilities, prevalence of disease, एंड अदर फैक्टर्स मेक फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पैन। देखो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ स्पैन है, जो मतलब हमारा जीवन है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। पहला तो पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से, बहुत सारी डिजीज़ेज आ गई हैं उनकी वजह से, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लाइफ स्पैन शॉर्ट होता जा रहा है। मोर ओवर हाई इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एज स्ट्रक्चर। और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मतलब जो माँ है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी जो भी डेथ हो रही है उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इसका असर भी एज स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है। With development, quality of life improves and with it the life expectancy also improves। तो डेवलपमेंट की वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हुआ है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है, लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रह रहे हैं। This changes the age structure. Relatively smaller proportions of the population are found in younger age groups and larger proportion in the older age groups। तो इसकी वजह से मतलब जो सुधार हुए, डेवलपमेंट हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, जो एज स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का वो एकदम चेंज हो गया। तो जो यंग एज ग्रुप्स हैं उसमें क्या होगा, अगर डेवलपमेंट अच्छे से होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, तो जो यंगर एज ग्रुप हैं उनमें संख्या कम होगी और उनमें पॉपुलेशन कम होगी, और जो ओल्डर एज ग्रुप है उनमें पॉपुलेशन क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। दिस इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द एजिंग ऑफ
ऑफ द पॉपुलेशन, और इसको क्या बोला जाएगा, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि मतलब जब ओल्डर एज ग्रुप की संख्या क्या हो, यंगर एज ग्रुप से ज़्यादा हो। उसके बाद जो दूसरा रेशियो है, मतलब नेक्स्ट है, वो है द डिपेंडेंसी रेशियो। ये क्या होता है, द डिपेंडेंसी रेशियो इज़ अ मेजर कंपेयरिंग द पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन विच इज़ composed of dependent, elderly people who are too old to work and children who are too young to work, with the portion that is in the working age group generally defined एज 15 to 64 ईयर्स। तो जो ये डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि कितने लोग जो हैं दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, मतलब होते ना जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं या बहुत यंग एज के लोग होते हैं, वो डिपेंडेंट ही रहते हैं। किन पे डिपेंडेंट रहते हैं, 15 to 64 ईयर्स वाले लोग पे। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन सी होती है, 15 to 64 ईयर्स वाली, और जो बाकी लोग होते हैं ना वो डिपेंडेंट होते हैं इस वर्किंग पॉपुलेशन पे। तो ये जो डिपेंडेंसी रेशियो है ना, इसको फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, 15 साल से कम के लोगों को और 64 से ज़्यादा के लोगों को लिया जाता है, उनकी संख्या को पता किया जाता है, और फिर उसको डिवाइड किया जाता है 15 to 64 एज ग्रुप के लोगों की संख्या से। तो जो इससे जो नंबर आता है ना, वही हमारा डिपेंडेंसी रेशियो होता है। अ राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इज़ अ कॉज फॉर वरी इन कंट्रीज दैट आर facing an aging population, since it become difficult for a relatively smaller proportion of working age group to carry the burden of providing for a relatively larger proportion of dependents। तो अगर कहीं पे ये डिपेंडेंसी रेशियो हाई हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो बहुत कम एज के लोग हैं और बहुत जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। डिपेंडेंट लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और वर्किंग एज की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका बुरा असर पड़ेगा कंट्री की ग्रोथ पे भी, और जो पूरी फैमिली है उसका भी जो पालन पोषण है ना वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वर्किंग पीपल कम होते जा रहे हैं और डिपेंडेंट की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अगर वर्किंग पीपल कम होंगे तो घर में उतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे कि वो सारे डिपेंडेंट लोगों को क्या कर सके, खिला सकें। On the other hand, a falling dependency ratio can be a source of economic growth and prosperity due to the larger proportion of workers relative to non-workers। तो अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, नॉन वर्कर्स कम हो जाएंगे, वर्कर्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से पैसे खूब अच्छे खासे आएंगे। तो ये तो बेनिफिट हुआ ना कि अगर वर्कर्स ज़्यादा हैं नॉन वर्कर्स की अपेक्षा, लेकिन ये जो बेनिफिट है ना ये टेम्पररी है। क्यों, क्योंकि जो आज वर्कर्स हैं वो कल 64 ईयर्स के बाद क्या हो जाएंगे, नॉन वर्कर्स हो जाएंगे। तो आज जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो कल को इन फ्यूचर हमारी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन हो जाएगी, क्योंकि ये लोग भी तो बूढ़े होंगे ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। अब हम पर्टिकुलरली इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे कि इसका साइज़ कैसा है और इसमें ग्रोथ कैसी हो रही है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।